और सुन रहा है MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने। माननीय नितिन गडकरी मिनिस्टर का साक्षात्कार फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने किस प्रकार लिया और बहुत यह अद्भुत इंटरव्यू है। आपको देखिए और इनसे सीख लीजिए। आइए पहले यह वीडियो क्लिप देखते हैं जो नितिन गडकरी मंत्री भारत सरकार का है, जो किस प्रकार अपने जीवनी के बारे में बता रहा है। आइए सुनते हैं यह अद्भुत दृश्य और इंटरव्यू। यहाँ सुनील जी का थोड़ा हाल गड़बड़ाहट हो रहा था, तो उनको देख के मुझे एक शेर याद आया कि निगाहें दर पे लगी हैं, उदास बैठे हैं, किसी के आने की लेकर के आस बैठे हैं। और जब वो आ गए कि वो इस कदर मायूसियों के बाद मिले, यकीन ही नहीं आता कि पास बैठे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। हम मिले बहुत है, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, आपका बहुत आदर करता हूँ, ये आपको पता है। और मेरी धर्मपत्नी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। मैंने सोचा कि मैं रिसर्च करूंगा आपके ऊपर। कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, जो मेरे मन के अंदर सवाल हैं वो आपसे पूछता हूँ। आपकी लोकप्रियता का राज क्या है? वैसे मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है, मैंने इसीलिए पूछा। थोड़ा सा अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। जो बहुत ज्यादा चिंता करता है भविष्य की, वो बड़ा जीवन में अस्वस्थ होता है। वैसे भी मैं मुंहफट हूँ, साफ हूँ, क्लियर हूँ, पर एक बात जरूर है कि मैं दिल से नागपुर के लिए, तो विशेष रूप से मैं नागपुर का लोकसभा सदस्य हूँ, तो मैं दिल से, पॉलिटिकली नहीं, मैं नागपुर को अपना परिवार मानता हूँ, नागपुर शहर का। और मुझे एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप शनिवार रविवार क्यों नागपुर जाते हैं? तो आपने अभी दिल्ली में हो, राष्ट्रीय राजनीति में हो और आपका यहाँ बहुत काम है, तो मैंने कहा ये नहीं हो पाएगा। इसका कारण मैं सामाजिक सेवा के प्रकल्प चलाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, और मुझे कभी कभी मेरा यह कार्यालय मिलने का दिन होता है। तो जनरली मैं जो अच्छे रिपोर्टेड लोग होते हैं रश में आने में, उनको 2 बजे के बाद बुलाता हूँ और 11 बजे मेरा कार्यालय खुलता है। तो मैंने इनको कहा कि कार्यालय को सबको चाय पिलाओ। तो जिस दिन मेरा होता है वो 130 लीटर दूध उन्होंने खरीद के लाया और चाय बनाया, तो 1 घंटा पहले ही चाय खत्म हो गया। तो फिर मुझे उन्होंने कहा क्या करना, उन्होंने बोला सामने टपरी वालों से बुलाओ, क्योंकि आधे लोगों को मिला, आधे लोगों को नहीं मिलेगा, ऐसा अच्छा नहीं होगा। तो लोगों के साथ जो मेरा सहवास है, संबंध है, संपर्क है, और लोगों को भी मेरा स्वभाव मालूम है, झूठ नहीं बोलता, न होने वाला काम मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, कोशिश करेंगे, बात करता नहीं, हाँ बोलता हूँ या ना बोलता हूँ। तो लोगों को भी अच्छा हुआ। और दूसरा, मैंने कभी जात, पंथ, धर्म, भाषा, पार्टी डिस्क्रिमिनेट नहीं की। आने वाले लोग कभी कभी मेरे विरोधी भी आते हैं, जो मेरे चुनाव में मेरे खिलाफ प्रचार करते हैं, तो उनका भी काम करता हूँ। तो एक रूप से ये जो नेचुरल, डाउन टू अर्थ, एक छोटे व्यक्ति जैसा मेरा संबंध सबके साथ है, दैट इज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ माई पॉलिटिक्स एंड माई पॉलिटिकल करियर। और उसी के कारण लोगों में काफी ये प्रेम भी है मेरे बारे में। पर अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर, वैसे मैं कोविड में था, तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि वोट चाहिए, तो यही काम करता। तो उस समय मैंने थोड़ा बहुत किया, पर मुझे लोगों ने काफी सहायता की। 100 करोड़ की चैरिटी उस समय करते समय मैंने पूरे विदर्भ में वेंटिलेटर्स, कॉन्सेंट्रेटर्स, एम्बुलेंस, रेमडेसिविर, फंगस के इंजेक्शन, जो जो लगता था वो करते थे। कभी मेरघाट में करते थे, कभी बुल्ढाना जिले में, अकोला, वाशी। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी राजनीतिक स्वार्थ है वहां तक ही काम करें। अब मैं एक एकल विदेश के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया है। मेरी बात अभी वो मेरा बहुत अच्छा हमारा प्रोजेक्ट है। 28,000 बच्चे हम पिछले 24 साल से पढ़ाते हैं,
और वो जो स्कूल है एकल विद्यालय वो सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी पूरी बैकवर्ड एरिया में है और हमारे 1300 शिक्षक है और 1 रुपए भी अभी तक हमने ग्रांट नहीं ली सरकार से। और जो सिखाते वो जो सिलेबस ऐसा है कि नखून साफ करना, अखबार पढ़ना, दांत कैसे अच्छे साफ करना, तेल लगाकर बाल कैसे निकालना, साबुन लगाना, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति अलग है। तो वो आदिवासी मेरघाट में काफी ऑपरेशंस हुए वहाँ, अलग अलग प्रकार के डॉक्टर कापरे करके उनको हम लेके गए वहाँ, उन्हें इतने 4000 4.5 ऑपरेशंस किए। तो वहाँ ये सब काम करते समय कभी पॉलिटिकल विचार नहीं किया और लगभग तो मैं पॉलिटिकल करता भी नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो जरूरतमंद है वही तो अपने आता है, तो उसका काम करते जाओ, हो सकता है तो जितने होगा लोगों की मदद करो। तो यही भाव है जिसके कारण जैसे मैं लोगों को अपना समझता हूँ वैसे धीरे धीरे लोग भी मुझे अपना समझते हैं, यही उसकी स्ट्रेंथ। बहुत अच्छे। हाँ, मैं आज फ्लाइट में जब था तो मेरे साथ एक नौजवान लड़का बैठा था, उसके पिताजी शायद आपके साथ काम करते हैं या आपसे जुड़े हुए हैं, कोई गुप्ता जी हैं। वो मुझे मिला और कहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा ऐसे ऐसे फंक्शन में। कमाल के आदमी है। तो व्हेन अ यंग पर्सन स्पीक्स अबाउट यू लाइक दिस, तो ये आप मेरी ये जो सवाल है शायद लोगों के मन में भी होंगे, इसीलिए वही सवाल निकलेंगे मेरे मन में कि देखिए अब आपको पता है कि आप कैसे बन गए हैं। You see, you've done a lot of work. When you were a student, when you were a young person, who was your idol? कि यार मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ। कोई ना कोई तो, जैसे मेरे दादाजी मेरे आइडल थे। आपको क्या बताऊं, नाटक पीछे से और सिनेमा सामने से देखने वाले क्लास से हम आए। 1 रुपए 5 पैसे में 3rd क्लास का टिकट मिलता था जी, और 85 पैसे में पहले मिलता था, पर टिकट बढ़ गया तो 1 रुपए 5 पैसे हुआ। वाह। तो राजविलास टॉकीज, श्याम टॉकीज में है, मुझे याद है यहाँ से जो पब्लिक बैठी इतना डिस्टेंस, जी, वो शशि कपूर का पिक्चर था जानवर और इंसान से आगे। हाँ जी। तो पहले दिन टिकट निकालने के लिए गए थे, तो हमको तो 25 फुट तो हमारा पैर ही जमीन पे लगा नहीं, शर्ट फाट गया और अंदर गए 3rd क्लास का टिकट। तो पूरी फुटपाथ की जिंदगी, और मैं स्टूडेंट लीडर था, तो डीजल नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, व्यवस्था नहीं, क्या करना। तो एक हरी रेड्डी करके हमारा दोस्त था एग्रीकल्चर, तो हमें लगता था सबसे बड़ा आदमी कौन, जिसके पास पुरानी एम्बेसडर है और दूसरे पास स्कूटर है। तो हरी रेड्डी ने मुझे कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा था यूनिवर्सिटी छात्र संघ में, बोले नितिन मैं तुमको मेरी स्कूटर दूंगा। तो स्कूटर मिल गई। अब इतने लोगों में जाना कैसा, ये जो अजय बैठे संचित, इनके एक पिताजी शक्ति कुमार जी और एक मुरली साहब अभी है, इसके पिताजी नहीं है, ये 2-3-4 लोग हमको 2000-5000 देते थे। इनका चाचा चेनू संचेती वो भी मेरे साथ था। तो मैंने कहा एक काम करो यार, गाड़ी तो नहीं है, 4 लोग स्कूटर पे बैठेंगे, जो चौथा आदमी स्टेपनी पे बैठेगा और नंबर प्लेट पे हाथ रखे, और पूरा हम लोग पूरा दूर करके जाते थे। और वो स्कूटर बिगड़ती थी, तो वहाँ एक गांधी करके विजय सुपर स्कूटर के डीलर थे, तो हमको धनतुल्य वाला कार लेते, वो देखते थे धक्का मार रहे हैं। एक दिन हमारे पास आए, हाथ जोड़कर बोले देखो ये स्कूटर मेरा ब्रांड है, आप मेरे दुकान के सामने धक्का मार मार के चलाते हो, तो आप ऐसा करो कि मैं फ्री ऑफ चार्ज सुधार दूंगा स्कूटर को, और ये बात करो। तो ये कहानी उस दिनों की थी। फुटपाथ पे चाय पीते थे और वो एक अलग जिंदगी थी। एक बाबू अग्रवाल करके वैरायटी चौक में लॉटरी का दुकान था और बड़े लोकप्रिय थे, वैसे हमारे सोशलिस्ट विचारों के थे। तो उसके दुकान में जाते थे, तो वहाँ बाजू में चाय का ठेला रहता था, तो 4 आने का हाफ चाय पीता था। तो हम दिन भर हाफ चाय पीते पीते 10-12 बार चाय पीते थे और दिन भर काम चलता था। और वो कहाँ गए वो दिन, ये बात आती है। वो दिन प्रतिकूल थे, थोड़ा प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं था, रिकॉग्निशन रिस्पेक्ट नहीं था, पर आज से भी वो दिन बहुत अच्छे थे, वो कभी भूल नहीं सकते। वाह वाह, आप बातें अपने बारे में कर रहे थे और मुझे लग रहा था आप मेरी कहानी सुना रहे हैं। ये सीरियसली मतलब आई थिंक अगर आप हम्बल बिगिनिंग्स, मेरे फादर क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नितिन जी, हम 14 लोगों का परिवार था
और हम इतने इससे भी आधा जो स्टेज था इतने कमरे में रहते थे हम। और मेरे फादर की तनख्वाह 90 रुपए थी और 14 लोगों से उसमें गुजारा होता था। तो हम बड़े खुश रहते थे मतलब। फिर भी तो मैंने एक दिन अपने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश कैसे हैं? तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो और आपने फिल्मों का जिक्र किया, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं फिल्मों में, तो मैं फिल्में देखने से ही हमको फिल्में देखने का, पढ़ाई में बहुत आप पढ़ाई में अच्छे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी बिल्कुल नहीं था। मेरे आज तक मतलब तब तक ग्रेजुएशन तक 38% से ज्यादा मार्क्स नहीं आए, और मैं खेलकूद में भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये ताली मारने वाले जो है ना, ये इनके भी 38% ही मार्क्स आते हैं। मैं खेलकूद में भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक दिन मुझे मेरा पीटी टीचर दौड़ता हुआ देखा, बोला रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैं एक्चुअली 75 में जी इमरजेंसी लग गई, तो उस समय मैं 11th में था। वो दिन मुझे याद आते कि मेरा हैंड राइटिंग बहुत गंदा था। तो फिर वो नागपुर में एक पत्रकार थे, तरुण भारत में, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो संघ के स्वयंसेवक थे, बापू महाशब्द है। उनके यहाँ साइक्लो स्टाइल मशीन थी, पर उनके घर पर वॉच था। तो इमरजेंसी के दिन बहुत अलग समय था, तो उनके यहाँ की मशीन में मेरे यहाँ लेके गया, और एक कालिदास कानगो करके हमारा उस समय का, वो मुझे बोला कि तुम एक काम करो, तुम ये जो स्टेंसिल लिख कर आई उसके आधार पर कॉपी निकालो। तो मैं रात को अंधेरे में कॉपी निकलता था, और फिर एक एक एरिया में वो बांटने का काम करता था। तो मैं वो 11th में मेरा ध्यान ही नहीं था स्कूल में, तो मुझे बहुत इच्छा थी कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो वो पूरा इमरजेंसी के साल में मेरा इंजीनियरिंग की एडमिशन चली गई, मुझे 52% मार्क मिले। अब दुर्भाग्य ये कि साइंस ग्रुप में 49.26 मिले। तब एक नियम था कि प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन के लिए 50% साइंस में परसेंटेज चाहिए। अब नहीं मिला, तो फिर वैसे ही वो इंजीनियरिंग का सपना भंग हो गया। अब मुझे 6 डिलीट्स मिली और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की मिली, तो मैं अभी भी डॉक्टर नहीं लगा था। तो मुझे एक ने पूछा 6 डिलीट मिलने के बाद भी आप डॉक्टर क्यों नहीं लगाते? अरे मैंने बोला मैं इंजीनियरिंग के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ, तो मैं कहा डॉक्टरेट लगाऊंगी। तो कभी कभी ये लाइफ में ऐसे होता ही है, और मुझे लगता है कि केवल डिग्री ये जीवन में, कल मैं IIM नागपुर में था जी, तो हिंदुस्तान के सभी टैलेंटेड 95-96% वाले हिंदुस्तान के लड़के उनके पास थे। शिव खेरा जी का जो ट्रेनिंग हाउस का समारोह के लिए गया था, तो मैं उनको यही कह रहा था कि आप बहुत अच्छा पास हुए, सभी मेरिट वाले स्टूडेंट थे, पर एक बात है कि मेरिट में पास होना ये जितना आवश्यक है, उससे भी आप एक संवेदनशील और अच्छे इंसान बनना उससे भी आवश्यक है। बहुत जरूरी। तो मैं एक छोटी सी आमतौर पे जब मुझे किसी कार्यक्रम के लिए बुलाते हैं, तो आपका बैकग्राउंड क्योंकि सिमिलर है, मैं इसलिए ये गुस्ताखी कर सकता हूँ। आप में से सच्ची बोलना 60% लोगों के ज्यादा किसके मार्क्स आए हैं? हाथ खड़ा करिए। 60% से ऊपर? बाप रे, इतने सारे। 70% से ऊपर? माय गॉड। 80% से ऊपर? फिर भी आप नीचे बैठे हैं, हम दोनों ऊपर बैठे हैं। मैं आपको और इसके ऊपर एक मजाक बताता हूँ। जी बताइए। मैं एक बार एक व्यक्ति से इंटरव्यू दे रहा था, तो मैंने कहा जो मेरिट में पास होता है वो IAS ऑफिसर होता है, जो फर्स्ट क्लास में पास होता है वो चीफ इंजीनियर होता है, और जो 3 बार फेल होता है वो मिनिस्टर बनता है। आप अगर मिनिस्टर के डिटेल में जाओगे तो आपको 2-2 बार 3-3 बार फेल हुए ही लोग ज्यादा मिलेंगे। आप में बहुत फोकस है, आप में कमाल का फोकस है। जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आती थी, आपको सिर्फ हिंदुस्तान की सड़कें नजर आती और हाईवेज नजर आते हैं। ये फोकस, आपने अपना जीवन के बारे में बताया, पढ़ाई में नहीं थे, आपके जो बड़े अच्छे किस्सा सुनाया आपने स्कूटर का,
So there's a certain sense of humor that you have, and I always notice that. But when did you discover कि फोकस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है? अब तो मतलब दुनिया जानती है आपके फोकस, बिकॉज आप फोकस के साथ साथ उसका परिणाम भी देते हैं, मगर आपको कब लगा कि मेरे को अभी जिंदगी को अपने डगर पे लाना जरूरी है? आप शिमला के हैं जी, और आपका मैंने ये जो इंटरव्यू सुना है जी, जिस संघर्ष से आप बड़े हुए हैं जी, तो आपके प्रदेश की ही कहानी बताता हूँ जी। मैं मनाली गया था, काफी बार जाता हूँ। तो चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर से मनाली जाता था। तो मैं वो चंडीगढ़ से उड़ने के बाद बहुत जल्दी मनाली पहुंच जाता था। और जब कार से जाते तो लोग 8 घंटे 9 घंटे बताते थे, वो पहाड़ चढ़ते थे। तो मैं एक बार मनाली उतरा तो धूमल साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो मैं जब वो लेने के लिए एयरपोर्ट आए तो मैंने उनको कहा, धूमल साहब ये चंडीगढ़ तो ऐसे ही है कि 3 पहाड़ के पीछे यहाँ से, और ये कितना समय जाता है? तो उन्होंने कहा आप कुछ तो भी करिए, अगर टनल बन जाएगी 2-3-4 बीच में तो ये बहुत आसान होगा। तब मुझे ध्यान में आया, मैं तुरंत आया और काम को लगा। अब दिल्ली से चंडीगढ़ तो हमने बड़ा रोड, अभी 9 फ्लाईओवर का मैंने उद्घाटन किया और वो 2.5 घंटे में हो जाएगा। तो मैंने चंडीगढ़ से जो 9 घंटे का रोड था, तीरथपुर और वो सब, वहाँ टनल बनाई अभी, और अभी मैं 2 महीने के बाद जा रहा हूँ। वो 9 घंटे का टाइम 3 घंटे का हुआ। वाह! और अब मनाली डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। वाह! तो कभी कभी ये अनुभव भी सिखाता है कि लोगों की आवश्यकता क्या है। आप फिर भी आपने कहा कि स्टूडेंट है, मैं फोकस इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे बार बार कि कब आपको लगा कि अब मुझे जो है जीवन को एक सड़क पे लाना है उसमें? ये तो आपने अभी की बातें बताई, अभी सब कुछ किया, बट एज ए यूथफुल पर्सन, एज ए यंग पर्सन, एज ए आपके जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, आपके पिताजी बहुत जल्द आपकी कम आयु में चल बसे थे, तो आपका बड़ा कौन था जो आपको बोलता था ये करना ये नहीं करना? देखिए सच बताता हूँ जी, मैं कोई सोचता ही नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, कहाँ है मेरी मंजिल, कहाँ मुझे पता, कहाँ मेरी मंजिल वाली कहाँ। It's such a refreshing thing to see a person sitting next to you who enjoys cinema. वरना मैं बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं हिंदी फिल्में मुझे अच्छी नहीं लगती है, या हमें हिंदी फिल्में बोलने से ये मेरा लाइफ में है। हाँ जी, मैं कोई बहुत बड़ा थिंकर हूँ या कोई विचार करने वाला, ऐसा इतना तो नहीं हूँ, पर मैं आरएसएस और विद्यार्थी परिषद में जब काम करता था जी, तो एक बात मन में ठान गई कि भाई देश के लिए, समाज के लिए कुछ करें। एंड पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो हम लोग जो समाज में सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो जिनके पास मकान नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, क्या उनके जीवन को बदलने के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? अपना खुद का जीवन ठीक करके, ये नहीं कि अपना जीवन बर्बाद करके उनके लिए करें। तो एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिला, और फिर ये तय मैंने किया कि पहले तो जीवन में शुरुआत के समय में आर्थिक दृष्टि से इतनी तकलीफें काम करते समय सहन की कि नागपुर में साइकिल रिक्शा होता था। तो यह कमल रेड्डी वो लक्ष्य भवन में रहते थे, उनकी तो एक प्रमोद बोरा करके मेरा मित्र था, इमरजेंसी में उसके साल भर लाउड स्पीकर के पैसे ही नहीं दिए हमने, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। तो हम साइकिल रिक्शा में जा रहे थे, वो पीछे से आ रहे थे साइकिल, ओ गडकरी, हम ऐसे ही देखते थे ताकि वो क्या जवाब दे उसको। तो हम वो पूरी प्रतिकूल परिस्थिति में आए, तब हमको पता चला कि पैसा जीवन का साधन है, साध्य जरूर नहीं है पर साधन है। और विवेकानंद जी की बात जो अक्सर याद आती है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। तो 2 बातों ने, और फिर संघ में हम कुछ समाज के लिए करें, गरीब के लिए करें, लोगों के लिए करें, देश के लिए करें, ये भाव से फिर काम करना शुरू किया, और वो भाव आज भी काम है। मैं जब बचपन में था तो हमारे हिंदी में एक बहुत कविता हमको पढ़ाई गई थी कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो स्वाभाविक रूप से उस समय फिलोसॉफी, सोच ये बनी कि नहीं कि हम लोगों के काम में आए। हम जो लोगों में, अभी इसको बहुत लोगों ने विचार किया, ये भूटान के प्रधानमंत्री जी ने
यूनो की भाषण में हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, इसकी बात की। तो हर आदमी का जीवन का सुखांक अलग अलग है और उसके क्राइटेरियाज भी अलग अलग है, पर हम अपने डे टू डे लाइफ में उसके जीवन को वो व्यक्ति और हम मिलकर बदलने की क्या कोशिश करते हैं, ये जीवन की बड़ी फिलॉसफी है। तो मैं अब किसानों में ज्यादा काम करता हूँ और मुझे बहुत दुख हुआ कि विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। और फिर मैंने आत्महत्या क्यों की इसका बहुत अध्ययन किया और उसके अध्ययन के कारण तैयार किए और उसमें थोड़ी गलतियां भी हुई, क्योंकि भावनात्मक रूप से विचार करते समय व्यावहारिक विचार भी करना चाहिए। तो विदर्भ में 22 शुगर फैक्ट्री ने दिवाला पीट चुका था, फिर भी मैंने शुगर फैक्ट्री शुरू की और 3 शुगर फैक्ट्री शुरू की जो साल की 30 करोड़ रुपए घाटा करती थी। अभी बाय प्रोडक्ट से अभी ठीक है, उससे कमाकर इसका कर्जा चुकाना यही चलता था। तो मुझे लगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि विदर्भ में किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। अब मैं कोशिश कर रहा हूं और मुझे लगता है कठिन काम है खूब, मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, पर मेरे साथ काम करने वाले असंख्य लोग विदर्भ में काम कर रहे हैं। तो छोटी छोटी बातों को लेकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ इसको कैसे अच्छा करें, एक अच्छा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। मैं भी राजस्थान में था और हमने बहुत सुंदर रोड बनाया, अमृतसर बठिंडा से जामनगर। इतना सुंदर रोड है, 8 लेन का है, एक्सिस कंट्रोल है, ग्रीन है। तो रोड से जाते हुए आप पूरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी चुरू में 350 किलोमीटर एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, पूरा डेजर्ट है। तो वहां का एमपी को मैंने बोला यहाँ पेड़ भी नहीं लगते, खेती भी नहीं दिखती, तो ये कैसा हमारा चलता होगा। तो उसने कहा एक अमेरिकन कंपनी है, उसने 1000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं और हमें जो सॉल्ट लैंड है तो उसके ऊपर हम लोग लेक बना रहे हैं। और वो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की और वो पानी खारा पानी है, उसमें खारे पानी के प्रॉन्स झींगे हम तैयार करेंगे। तो उसका सिंगापुर में 8,000 रुपए किलो भाव है, दुबई में 6-7 हजार रुपए किलो भाव है। तो मुझे देखा कि ये मैं वहां से हमारे विदर्भ में अकोला, बुल्ढाना और अमरावती के बीच में मूर्तिजापुर, दर्यापुर में ये खानपान पट्टा बोलते हैं। तो एक जियोलॉजिस्ट था, उसको वो कह रहा था, उसने प्रयोग शुरू किया। तो मैं अभी 2 महीने पहले खामगांव गया था, तो मैं हेलीकॉप्टर से वहां उतरा और वो पायलट प्रोजेक्ट कर रहे कि जमीन निकाल रहे, शुद्ध पानी जा रहे, और खानपान पट्टे को अच्छे इसमें, क्योंकि वहां पेड़ नहीं लगते, संतरा नहीं लगता, नींबू कुछ नहीं होता। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप अगर 1-1, 2-2 एकड़ के तालाब बनाएंगे और प्रॉन्स का प्रोडक्शन करेंगे तो खारे पानी के कारण आपको 1 एकड़ में 40 लाख 30 लाख रुपए फायदा मिल सकता है। तो मैं ये अक्सर देखता हूं कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अगर लोगों के पास जाती है तो उसका उपयोग करते हुए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये मेरी पैशन रही। मैं बायोफ्यूल में काम करता हूँ, ग्रीन हाइड्रोजन में काम करता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो मंत्री भी हूँ उसका। तो मैं धीरे धीरे मैंने कहा, जब पहले लोग हंसते थे कि मैं कहता था कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा और पेट्रोल डीजल खत्म होगा। मैं पेट्रोल डीजल के बहुत खिलाफ हूँ, तो मैं बोला इसको एक दिन तो समाप्त करूंगा। तो लोग मुझे हंसते थे कि आप बहुत नॉन प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। अब धीरे धीरे किसान ऊर्जादाता हो गया। अब इथेनॉल की 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन गई। अब हम बायो सीएनजी और बायो एलएनजी परली से, राइस स्ट्रॉ से बन रहा है। 135 प्रोजेक्ट आ रहे, 28 चालू हो गए। अब धीरे धीरे अपने पंजाब हरियाणा में अब मैं किसानों को परली जलाने के बजाय बिटुमिन बनाने का उनको ये दे रहा हूँ। और पानीपत में एक प्रोजेक्ट ऐसा हुआ जो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने इंडियन ऑयल के पीछे लगा कि परली से इथेनॉल डालो। तो बाम्बू से एक आसाम में डाला, तो वहां उन्होंने डाला, वैद्य चेयरमैन है इंडियन ऑयल के, बोले सर कैसे होगा, नहीं डालो तुम होगा। और वो वहां से 1 लाख लीटर इथेनॉल बना रहे हैं और 150 टन बायो बिटुमिन बना रहे हैं। अब उन्होंने मुझे आकर कहा कि अब बायो बिटुमिन के बजाय वर्ल्ड में ऐसा निर्णय हुआ कि हवाई जहाज में 2% बायो एविएशन फ्यूल डालनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। तो हम बिटुमिन बनाने के बजाय हम बायो एविएशन फ्यूल बनाएंगे। फिर इसके पहले हमने तय किया कि हवाई जहाज बायो फ्यूल पे लाना, हवाई जहाज ही मिलता नहीं था। तो स्पाइस जेट के अजय सिंह को बुलाया मैंने और उसको बोला कि देहरादून से तेरा हवाई जहाज बायो फ्यूल डाल के लाना है। वो बोला तुम मेरे को क्यों चुना लगा रहे हो? बोला क्यों?
मेरा हवाई जहाज खराब होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? मैंने बोला तू जिम्मेदार होगा। बोला अभी तक तेरे साले 10 काम किए, कोई पैसे लिए गए तेरे से? तेरा हवाई जहाज जाएगा भंगार में तो जाएगा, एक जाएगा, ये करो। बोले करता हूँ। हमने लाया, वो सक्सेसफुल हो गया। अब टाटा का भी हवाई जहाज, ये अपनी कंपनी का, ये भी अब एविएशन फ्यूल पे आया। तो मैं जब कहता था कि किसान अब ऊर्जादाता बनेगा तो हाइड्रोजन बनेगा, ये फ्यूल बनेगा, तो लोग मुझे हंसते थे। ये अनिल सोले बैठे यहाँ, ये मेयर थे। तो मैंने एक दिन उनको बोला कि अपन नागपुर का टॉयलेट का पानी बेचेंगे, तो महाराष्ट्र सरकार को। तो ये वैसे मेरे अच्छे मित्र भी थे, संकोच के बिना बोल नहीं पाए, पर वो उसी भाषा को बड़े अच्छी भाषा में, अरे आप क्या क्या बताते हो, ये कभी संभव है क्या? ये ड्रेनेज का पानी कोई लेगा क्या? मैंने बोला ठहरो तो होगा। और आपको आश्चर्य होगा कि नागपुर ये देश के ऐसा शहर है कि यहाँ का टॉयलेट का पानी अच्छा करके हम महाराष्ट्र सरकार की बिजली कंपनी को देते हैं और हमारी महानगर पालिका को 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। वाह! और अभी उस पानी से हाइड्रोजन तैयार करना और जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करके उससे हाइड्रोजन बनाने का कैसा है, इसके पीछे मैं लगाऊं कि नागपुर में हाइड्रोजन तैयार हो और नागपुर की ट्रक और बसेस उसके ऊपर चले। बहुत अच्छा हुआ आप इंजीनियर नहीं बने। सीरियसली, ये सब चीजें आपके मन में आती कब है? मतलब आपने बातों बातों में, आमतौर पे अटेंशन स्पैन एक्टर्स का या सुनने वालों का थोड़ा सा कम होता है, या ज्यादा मुझे लगता है कि अगला सवाल पूछ लूं, बट ये व्हेन डू यू डिसाइड all this, what is it? Your constant mind is constantly working. आप पहले तो ये बताइए कि आप कितने घंटे सोते हैं? मैं साधारणतः 12-12:30 बजे सोता हूँ, 7:30 बजे उठता हूँ। और ठीक अच्छी नींद आती है? बहुत अच्छी नींद है। मैं आपको बहुत पहली बात, जो आदमी अपने करियर के बारे में सोचता है और जो आदमी अपने भविष्य के बारे में सोचता है उसको नींद नहीं आती। मैं बोलता हूँ मेरी औकात से ज्यादा भगवान ने मुझे बहुत ज्यादा दिया, और जनता को भी कहता हूँ, नम्रता पूर्वक कहता हूँ, देखो भाई तुमको अच्छा लगे तो वोट देना, नहीं तो मत देना। मैं हूँ, ऐसा हूँ। तो मैं पॉलिटिक्स में चिंता नहीं करता, मीडिया की सोचता है, ना नेता की सोचता है, ना किसी की सोचता। जो सही है वो करना है, जो नहीं वो नहीं करना है। तो मुझे लगता है ये जो सोचने वाले लोग जो होते हैं ना, इनका केवल आंखों का नंबर बढ़ता है। सोचना बंद करो और ठोकना शुरू करो। निर्णय करना शुरू करो। तो मैं अभी सरकारी अफसरों को कहता हूँ, एक बड़े सेक्रेटरी को मैंने कहा था, आपका तो बहुत अच्छा है। बोले क्या है सर? बोला पत्नी से भी ज्यादा प्रेम आपका फाइल पे ऊपर है। बोले क्यों? बोला 3-3 महीने दबा के बैठते हो, ये जल्दी क्यों नहीं निर्णय करते? तो मैं अक्सर लोगों को आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन। इवन आई लाइक पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक डिसीजंस। और मैं जब मुंबई में पहली बार ब्रिलियंट, आई थिंक दैट्स सच एन अमेजिंग थिंग टू से। आपका वर्ली बांद्रा 55 फ्लाईओवर मुंबई पुणे हाईवे, तब मुझे फाइनेंशियल मॉडल समझ में आया। अब ये मेरे पास एक गॉड गिफ्ट नहीं कहे, पर ऐसी समझते हुए आ गई। आप मुझे नॉन वायबल प्रोजेक्ट बोलो। अभी जैसे ये सभागृह है, तो ये पीडब्ल्यू मिनिस्टर बावनकुळे थे, सामने एमएलए हॉस्टल है। तो मैंने उनको कहा कि ये पूरा कन्वेंशन सेंटर में और वहाँ 7 स्टार होटल बना सकते हैं हम लोग बिन पैसे से। तो बोले कैसे? तो मैंने बोला यहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग करके यहाँ बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, नीचे से रोड के नीचे से रोड बनाएंगे, और वहाँ 600 रूम का एमएलए हॉस्टल का 5 स्टार होटल बनाएंगे, और उसके साथ 1,500 स्क्वायर फुट के कम से कम 100 ऐसे फ्लैट्स बनाएंगे जहाँ होटल रेस्टोरेंट की सब फैसिलिटी होगी। और वो जो साल भर उसको किराए से देंगे, और 1 महीना वो फुकट क्लास वाले जो हम लोग हैं उनके लिए रहेगा। और ये जो ऑडिटोरियम है इसकी कैपेसिटी 2,000-2,500 करेंगे, और यहाँ नीचे में पार्किंग और यहाँ कन्वेंशन उसका इनकम मिलेगा। इससे पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अभी हमने एक नागपुर में इससे बड़ा एक 2,500 कैपेसिटी का हॉल बनाया। तो मैंने कमिश्नर को कहा कि हॉल 10,000 रुपये में देना है। वो बोले संभव नहीं है। बोला क्यों संभव नहीं है? बोले इसका एक समय का इलेक्ट्रिसिटी का और एसी का एयर कंडीशनिंग का खर्चा 80,000 रुपये है। मैंने बोला मुझे नहीं मालूम, वो तो गरीब लोगों के कार्यक्रम होंगे तो हॉल बना के फायदा है। तो मैं आपको मार्ग बताता हूँ।
हमने तुरंत ऊपर में सोलर लगाया पूरा। अब 80 कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो सोलर पर चलते हैं, तो उसका बिजली का बिल 0 है, तो हम सस्ते में दे सकते हैं। तो हर चीज में अगर आप में इच्छा शक्ति स्ट्रांग है, पॉजिटिविटी है और आपको लगता है कि इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, तो ये जो कमिटमेंट और पॉजिटिविटी और फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लोगों से समझना, अंडरस्टैंडिंग, टीम वर्क, और ये होगा तो आप कोई भी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। और वो समस्या सुलझाना कोई कठिन। अभी मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में गया था, तो हमने एक इनविट बॉन्ड निकाला, वो मेरी आइडिया थी, और मैंने कहा कि अब बड़े लोगों को नहीं, अब छोटे लोगों के पैसे से रोड बनाना है। तो मेरे अधिकारी तो 3 महीने समझ ही नहीं पा रहे कैसे होगा, कौन देगा। मैंने कहा मैं मंत्री हूं, मैं बोल रहा हूं ऐसे ही करना है। अब किया बॉन्ड, इनविट बॉन्ड लॉन्च किया। तो वो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाता हूँ तो पहले वो एक्सचेंज वाले मेरा फोटो निकालते हो, जो बुल है उसके सिंग पकड़ के आप पकड़ो, बोला फोटो निकालो। तो वो उस समय हमने जो बॉन्ड सब्सक्राइब किया, तो 10 दिन के बाद वो क्लोज करना था। तो मेरा कार्यक्रम तय हुआ, उसका प्लानिंग हुआ और हमने इनविट बॉन्ड को लॉन्च किया। मैं गोवा था, तो पहले दिन 7 घंटे में हमारा 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। जैसे बरसात पड़ती वैसे पैसे आ रहे थे। तो मेरे मेंबर था, सब जल्दी मुंबई आओ। बोला क्यों? बोले आप नहीं आओगे तो इतने पैसे आएंगे, इतने लौटाऊंगा कैसे? ये 10 दिन के छोड़ो, 7 घंटे में ओवर सब्सक्राइब हो गया, आप जल्दी आओ। मैं अपना काम छोड़ के गोवा से गया, दूसरे दिन वो बेल बजाई, इश्यू क्लोज किया। तो मैं कहता हूँ पैसे की कमी नहीं है, पैसा देने वाले हैं इकोनॉमिक, प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अब हमारे रोड इकोनॉमिकली वायबल है, IRR अच्छा है और टोल इनकम अच्छा है, तो लोगों को विश्वास है। हम 8.05% मैंने कहा ईयरली इंटरेस्ट देंगे। फिर मैंने कहा कि जो रिटायर्ड है, पेंशनर्स है, उनको महीने में पैसा चाहिए, तो ब्याज हर महीने में उनके अकाउंट में देंगे 8.05% से। AAA रेटिंग NHAI का है। अब ये लोग बैंक में जाएंगे तो 5, 5.5 के ज्यादा ब्याज नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि अब इन लोगों को फायदा मिलना चाहिए। तो नेचुरली लोगों का इतना रिस्पॉन्स मिला, ना पैसे की कमी है, अगर कमी है तो ईमानदारी से भ्रष्टाचार न करते हुए काम करने वाले लोगों की कमी है। That's so true, that's so true. मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान या जो शख्स इतना परफेक्शनिस्ट हो, इतना काम निकलवाने वाला हो, इफ यू आर सराउंडेड। और देखने के लिए MAJP न्यूज देखें, सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज और देखिए MAJP न्यूज। और देखने के लिए MAJP न्यूज देखें, सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज और देखिए MAJP न्यूज। देखते रहिए MAJP न्यूज, सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। धन्यवाद। देखते रहिए MAJP न्यूज, सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।